सो बेसिकली जो ये चैप्टर है, हियर वी विल स्टडी दिस चैप्टर इज साइकोलॉजी का चैप्टर, जहाँ पे इट्स अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस। सबसे पहले तो वी विल स्टडी अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस। सो अगर हम कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निटिव बेसिकली इट इज़ समहाउ रिलेटेड विद आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे विच आर कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को अंडरगो करना है, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है अटेंशन। अटेंशन हमारा एक मेंटल फंक्शन है, ठीक है। आपको कौन कौन से मेंटल प्रोसेसेस को इस चैप्टर में पढ़ना है? फर्स्ट इज अटेंशन, सेकेंड इज परसेप्शन, अनदर वन इज मेमोरी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। हमें कई सारे मेंटल फंक्शन को इस चैप्टर में डील करना होता है। पहला मेंटल फंक्शन होता है हमारा अटेंशन। तो अटेंशन की अगर हम बात करें, अटेंशन होता क्या है? अटेंशन की डेफिनेशन कहती है कि अटेंशन इज अ प्रोसेस, just a minute, attention is a process which compels the individual to select particular stimulus according to his interest and aptitude out the multiplicity of stimulus present in the environment. in short, attention एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल पर्सन जितने भी स्टिमुलस पड़े हैं ना, फॉर एग्जांपल 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, उस 5 ऑब्जेक्ट में से हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पा रहे हैं। तो जो हमारे फोकस है किसी एक ऑब्जेक्ट पर आउट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज अटेंशन। बाकी 1000 चीज़ों को निकाल कर एक चीज़ पर फोकस करना, उस चीज़ को अटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जाम्स के टाइम पे देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें अपने कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देते, बट हम उन हर एक चीज़ों को डिस्कार्ड कर कर जब एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना, उस चीज़ को हम अटेंशन बोलते हैं। सो ऑन अटेंशन इज सिंपली जब आप अपने कॉन्शियसनेस को, मतलब जब आप फोकस को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लगाते हो, दैट इज अटेंशन। सो यू कैन सिंपली डिफाइन अटेंशन एज इट इज द फोकस ऑफ द, इट इज जस्ट अ मिनट, it is the focus of the consciousness, yeah, just a minute, ओके। सो इट इज़ द फोकस ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि जब हम फोकस कर पा रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को। सो अटेंशन को हम सिंपली कह सकते हैं व्हेन यू आर एबल टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, और हर एक ऑब्स्टेकल को निकाल कर। अब अटेंशन दो तरह की होती है, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन जो होती है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, और इनवॉलेंट्री अटेंशन पे आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वॉलेंट्री अटेंशन मतलब जहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, और इनवॉलेंट्री जहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अटेंशन अपने आप एक ऑब्जेक्ट पे लग जाएगी। वॉलेंट्री के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्लिंक्ट वॉलेंट्री अटेंशन और एक होता है आपका एक्सप्लिक्ट वॉलेंट्री अटेंशन। तो और ऐसे ही इनवॉलेंट्री के दो टाइप है, इन्फोर्स और स्पॉन्टेनियस। अब जो वॉलेंट्री अटेंशन है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसमें ज़रा समझते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हमारे वॉलेंट्री अटेंशन पे सबसे पहला टाइप होता है इम्प्लिंक्ट वॉलेंट्री अटेंशन। तो बेसिकली इम्प्लिंक्ट वॉलेंट्री अटेंशन का मतलब होता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करा तो आपको उस चीज़ से पनिशमेंट मिल सकती है। इम्प्लिंक को आप सिंपल लगाओ कि आपको एक टीचर ने काम दिया, अगर आपने वो काम ख़त्म नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो है इम्प्लिंक्ट वॉलेंट्री। इम्प्लिंक्ट इज लाइक इसीलिए करना है क्योंकि नहीं किया तो पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इम्प्लिंक्ट इज कनेक्टेड विद योर पनिशमेंट। और ऐसे ही जो एक्सप्लिक्ट वॉलेंट्री अटेंशन होता है दैट इज रिगार्डिंग कि पनिशमेंट तो नहीं मिल रही है, बट आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जामिनेशन डेज है जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने अच्छे से नहीं करा तो हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, तो वो हमारा एक्सप्लिक्ट वॉलेंट्री अटेंशन है। तो वॉलेंट्री अटेंशन में एक था इम्प्लिंक्ट, एक था एक्सप्लिक्ट। इम्प्लिंक्ट इज रिगार्डिंग पनिशमेंट, कि अगर नहीं किया तो पनिशमेंट मिल जाएगी, और एक्सप्लिक्ट इज रिगार्डिंग कि करना है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है हमारे पास इनवॉलेंट्री, कि यहाँ पर जो है अटेंशन हमारी खुद ब खुद लग रही है। अब उसका एक रीज़न होता है एनफोर्स्ड इनवॉलेंट्री अटेंशन। एनफोर्स्ड इज समहाउ कि हमें जिज्ञासा है उस ऑब्जेक्ट के प्रति, तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस इज रिगार्डिंग योर सेंटिमेंट्स, कि उस ऑब्जेक्ट से सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, ठीक है। सो एज फॉर स्पॉन्टेनियस, एज फॉर सेंटिमेंट्स। तो
एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्रीज खुद ब खुद हमें अटेंशन के लिए मेहनत करने पड़े और इनवॉलेंट्रीज की अटेंशन हम खुद ब खुद लगा पा रहे हैं। वॉलेंट्री में होता है इम्प्लिंक्ट और एक्सप्लिक्ट। इम्प्लिंक्ट इज़ लाइक पनिशमेंट मिलेगी, एक्सप्लिक्ट इज़ लाइक कि एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और इनवॉलेंट्री इज़ लाइक एनफोर्स एंड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में सेंटिमेंट जुड़े होंगे और इनफोर्स में हमारी क्यूरियोसिटी होगी। नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन मतलब वो सारे फैक्टर जो हमारे अटेंशंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, देयर कुड बी सम डिटर्मिनेंट्स जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नली मतलब बाहरी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल बाहरी इन्वायरमेंट में कोई कार है तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के प्रति हम अट्रैक्ट हो गए तो वो हमारा एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। और एक होता है इंटरनल, वो अटेंशन जो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी नहीं है, अब वो आपके पर्सनल डिज़ायर्स पे होती है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स। एक होता है नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेचर ऑफ स्टिमुलस का मतलब है कि कोई स्टिमुलस ही इतना अच्छा था कि उसकी तरफ ध्यान चला गया। फिर इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की, एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी ऐसी थी, फॉर एग्जांपल दो नॉइस आ रही है, अब एक आवाज़ आपको इतनी ज़ोर से सुनाई देती है कि उसके आगे से टीचर की भी आवाज़ इग्नोर हो जाती है, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फिर साइज़ होता है स्टिमुलस का कि मान लो एक चींटी है, आपको नहीं दिखेगी बट एक हाथी दिख जाएगा, उसका साइज़ ही ऐसा है। फिर कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। बेसिकली नोवेलिटी का मतलब होता है कोई न्यू चीज़ आना। नोवेलिटी सिंपली मीन्स समथिंग न्यू, ये है डेफिनेशन। नोवेलिटी मीन्स समथिंग न्यू और डिफरेंट। तो मान लीजिए कॉन्ट्रास्ट चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम रोज़ कॉलेज जाते हैं अपने, तो कॉलेज का बाहर का गेट इस प्रकार का है, बट सडनली आप देख रहे हो आपका कॉलेज का गेट का कलर चेंज हो गया, तो वो पूरा कॉन्ट्रास्ट ही वहाँ पे चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन अपने आप उस पर गई। ठीक है, उसके अलावा स्टिमुलस की लोकेशन, कुछ स्टिमुलस होते हैं जो आपके फ्रंट पेज पे होते हैं, तो वो आपकी अट्रैक्शन अपने आप ले लेते हैं। फिर स्टिमुलस कुछ बार बार आते रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको ये याद नहीं हो रहा, आप अपनी अटेंशन इस पर डाल नहीं पा रहे, बट रिपीटिशन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। फिर स्टिमुलस की मूवमेंट भी होती है कि कोई स्टिमुलस हिल रहा है और एक चुपचाप बैठा हुआ है, अब जो बार बार हिलेगा। अब जैसे जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो पढ़ाने वक्त भी टीचर कोशिश करते हैं कि वो अपने हैंड मूवमेंट्स करें, ऐसे जेस्चर्स बनाएं, मूवमेंट करें कि आपका अटेंशन उनकी तरफ जाए और आपका फोकस बना रहे। अटेंशन इज़ ऑल्सो फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ना। फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स की शेप ही ऐसी होती है कि वो हमारे लिए अच्छे लगते हैं, तो वेल डिफाइंड शेप ऑब्जेक्ट गेन आवर अटेंशन। और एक होता है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस कि एक स्टिमुलस बिल्कुल अलग होकर बैठा हुआ है फ्रॉम ऑल द ग्रुप, तो नज़र अपने आप उसकी तरफ जाएगी। और इंटरनल फैक्टर्स जिसको हम सब्जेक्टिव बोल रहे थे, वो उसमें आपकी कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, कुछ उनका एम होता है कि अपने आप आपका मन करता है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली बॉयज़ में देखा गया है कि उनको कुछ ड्राइविंग स्किल्स सीखनी है, तो उनको उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, अपने आप ही वो हो जाएगा, वो इनवॉलेंट्री है, बिकॉज उससे उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, उससे उनको क्यूरियोसिटी भी है। तो इनवॉलेंट्री में वो इन्फोर्स्ड अटेंशन भी दे देंगे उस पर, और स्पॉन्टेनियस भी चले जाएगा, मतलब उन्हें ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट करना ही नहीं, अपने आप वो चीज़ अटेंशन ले लेगी। सो विद दिस वी हैव कवर्ड अनदर टॉपिक विच इज़ वी हैव कवर्ड कि हमारा अटेंशन क्या होता है, अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अटेंशन को एरोज करवाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। बेसिकली क्या होता है, 5 मेजर कंडीशंस होती हैं अटेंशन की। अब उनको हमें स्टडी करना है। सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ पे आप कितना स्पैन से उसको देख पाते हो, वो एक फैक्टर होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल या मैक्सिमम अमाउंट। देखो, हमारे अटेंशन में ना कुछ चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी चीज़ को अटेंशन, आई थिंक इसमें ना जस्ट अ मिनट, नो यहाँ पर वो गिवन नहीं है, अदरवाइज वहाँ से बता देती। ओके, जो ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन होता है उसमें क्या होता है, हमारे किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं ना, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला तो फैक्टर ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे हम कितनी देर तक फोकस कर पाएंगे, कि हम अपनी ड्यूरेशन कितनी रखेंगे। फिर हमारी अटेंशन जब हम रखेंगे तो हमारी अटेंशन डिवाइड भी होगी, उस ऑब्जेक्ट की कई सारी चीज़ों पे जाएगी। और फिर हमारे स्पैन ऑफ अटेंशन भी होता है। स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि मान लो एक रूम में 100 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, पर 100 में से हमारी अटेंशन सिर्फ 5 पर जाती है। तो स्पैन सिंपली मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसको आप एक पीरियड ऑफ टाइम पे अटेंड कर सकते हो, दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन।
ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि कितनी लॉन्ग आप एक ऑब्जेक्ट को विदाउट एक ब्रेक देख पाते हो। स्पैन का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल जिसको आप एक पॉइंट पे फोकस कर पाते हो, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे रही, 100 चीज़ें पढ़ी हैं, 100 में से शायद आपकी नज़र 5 ऑब्जेक्ट पे जाए, तो वो स्पैन है। स्पैन है कि कितनी चीज़ों को आप ग्रैब कर रहे हो। लेकिन ड्यूरेशन इज कितनी देर तक फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी ज़्यादा स्लाइड्स की ये पीपीटी है, इसमें से आप कितनी स्लाइड्स को अच्छे से कवर अप कर पाते हो, तो दैट कम्स इन योर स्पैन ऑफ अटेंशन। लेकिन हो सकता है अगर ये वीडियो लेट्स सपोज 1 आवर की जाती है, शायद आप 30 मिनट्स तक फोकस कर पाओ, तो दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। ठीक है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन में एक होता है विजुअल अटेंशन, कि कितनी चीज़ों को मैं देखकर ग्रैब कर लेता हूँ या कितनी चीज़ों को मैं सुनकर ग्रैब कर लेता हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन इज कि कितने लंबे समय के लिए मैं ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर सकता हूँ, तो दैट इज़ ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन में मेरा मतलब था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल जो हम ग्रैब कर सकते हैं, उसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल को देखकर भी ग्रैब कर सकते हैं और सुनकर भी ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग पीपीटी के थ्रू भी देख रहे होंगे मैंने क्या बोल रही हूँ, और कुछ सुन भी रहे होंगे। तो कुछों के लिए काफ़ी होता है कि टीचर ने क्लास में बोला, विजुअल ही उन्होंने सब कुछ गेन कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को विजुअल गेन करने के बाद ऑडिटरी भी सुनना पड़ता है। मतलब कुछ लोगों के लिए टीचर ने क्लास में बोला वो काफ़ी है, तो उनके लिए ऑडिटरी काफ़ी है, उनको घर पे आके दिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को घर पे भी दिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक का स्पैन ऑफ अटेंशन अलग है। हर एक इंसान हर एक ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से लेगा। ठीक है। और फिर ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए आप देख पाते हो। नेक्स्ट वी हैव सस्टेन अटेंशन। सस्टेन अटेंशन का मतलब होता है कि कितनी देर to concentrate one's activity continuously upon some object. फॉर एग्जाम्पल एक गेम चल रही है और एक गेमर है, तो उस गेमर के लिए ना एक उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कंटिन्यूसली देखना इज़ वेरी इजी। सो दैट इज सस्टेन अटेंशन, कि किसी चीज़ को फोकसली लगातार देख रहे हो आप। कुछ लोग इस वीडियो को एक ही गो में देखेंगे तो वो लगातार प्रॉपरली समझ भी पा रहे हैं, सो दैट सस्टेन अटेंशन। फिर शिफ्टिंग अटेंशन, जहाँ पर आपका शिफ्ट होता रहा फोकस। फिर डिवीजन ऑफ अटेंशन। डिवीजन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, हम 2-3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो अटेंशन है वो डेफिनेटली डिवाइड होगी, हम एक ऑब्जेक्ट पे भी फोकसली काम नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ से हमारे खत्म हुए ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, जिसमें हमने जाना कि अटेंशन के लिए एक होता है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कितनी देर तक देख पा रहे हैं। फिर ड्यूरेशन के बाद हमारे पास होता है डिवीजन ऑफ अटेंशन। डिवीजन ऑफ अटेंशन में हमने जाना कि अगर हम एक साथ 2-3 काम करते हैं तो हमारी अटेंशन अपने आप बट जाती है, हम शायद एक चीज़ भी अच्छे से नहीं कर पाए। फिर होता है शिफ्टिंग अटेंशन। शिफ्टिंग अटेंशन इज कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन सडनली हमारी अटेंशन कभी किसी इस चीज़ पे जा रही है, फिर दूसरी चीज़ पे जा रही है। फिर सस्टेन अटेंशन की एक चीज़ को कब तक हम लंबे समय तक देख पाएंगे। एक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ माइंड। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, कितनी देर तक हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन, कितनी चीज़ें हम उसमें से समझ पा रहे हैं। अब जब हम कोई चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो हमारी ऑल्टरेशंस अपने आप देखने को मिलती हैं। ऑल्टरेशन इन द सेंस ऑफ शिफ्टिंग अटेंशन। हमने बोला कि अटेंशन हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन है। डिस्ट्रैक्शन सिंपली मतलब है कि कोई ऐसा स्टिमुलस आया, जैसे डिटर्मिनेंट्स जो थे वो ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें अटेंशन एक ऑब्जेक्ट के प्रति बढ़ रही थी, राइट। कोई ऑब्जेक्ट सुंदर दिखा तो अपने आप हमारा ध्यान उसकी तरफ गया। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसे फैक्टर्स विच इज़ अपोजिट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसकी वजह से हमारी अटेंशन एक ऑब्जेक्ट पर होगी नहीं, बल्कि उस ऑब्जेक्ट से हमारी अटेंशन भटक जाएगी। अब कुछ डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल, कुछ होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब मान लो बाहर बहुत नॉइस है, ठीक है, तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इंटरनल है, फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, किसी को पढ़ना ही नहीं है, उसमें वो मोटिवेशन ही नहीं है, तो उसका इंटरनल फैक्टर लैक कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 2 तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है। एक बंदा है कि चलो उसमें पढ़ा रही हूँ, उसको समझ में नहीं आया, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको खुद समझ में आ गया कि भाई मुझे काम करना है, तो वो आ गया, तो उसकी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन थी। बट एक पर्सन आया ही नहीं, तो वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट होते रहा। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक अटेंशन एंड
इसमें हमने क्या पढ़ाया, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि अटेंशन क्या होती है। हमने बोला अटेंशन जो होती है दैट इज़ सिंपली फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हम एक ऑब्जेक्ट पे कितने ज़्यादा देर तक फोकस कर पा रहे हैं, दैट इज़ अटेंशन। हमने बोला अटेंशन इनवॉलेंट्री भी होती है, वॉलेंट्री भी होती है। इनवॉलेंट्री अटेंशन होती है जो खुद ब खुद हो जाती है, आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। और एक होती है वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन वो होती है जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनवॉलेंट्री अटेंशन के दो टाइप्स होते हैं। इनवॉलेंट्री अटेंशन का पहला टाइप्स था एनफोर्स्ड इनवॉलेंट्री अटेंशन और दूसरा था स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन। स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री अटेंशन का मतलब था कि वो ऑब्जेक्ट पे आपने फोकस कर लिया क्योंकि आपके उस ऑब्जेक्ट पे सेंटिमेंट्स थे, तो आपको मेहनत नहीं लगी, आराम से आपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया। और एनफोर्स्ड इनवॉलेंट्री अटेंशन का मतलब था कि आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाह रहे थे बट आप उस सब्जेक्ट पे इसलिए फोकस नहीं कर पाए क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के साथ आप उस सब्जेक्ट पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही फोकस कर लेते हो, तो दैट इज़ एनफोर्स। उसके बाद होता है हमारे पास वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन में हमारे पास एक आता है वॉलेंट्री अटेंशन विच इज़ एक्सप्लिक्ट एंड अनदर वन इज इम्प्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट इज कि हमें करना है वरना पनिशमेंट मिलेगी, और इम्प्लिक्ट इज की नहीं, एक्सप्लिक्ट इज की एग्जामिनेशन डेज है, इम्प्लिक्ट इज लाइक पनिशमेंट मिलेगी। फिर अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे अटेंशन को एरोस करवाते हैं। कुछ एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और इंटरनल को सब्जेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद हमने जाना कुछ ड्यूरेशन एंड स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, ऑडिटरी अटेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ें फिर हमने उसके बाद आराम से जानी। फिर हमने जाना डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो अब हमने हमारा अटेंशन ख़त्म कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन बेसिकली एक सेकंड कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें ना इट इज़ एन इंडिविजुअल अवेयरनेस aspect of behavior, for it is the way each person processes the raw data he receives from the environment into meaningful एक्सपीरियंस। इन शॉर्ट परसेप्शन एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपने हिसाब से कोई डेटा को कंज्यूम करेगा और उस हिसाब से उसके माइंड उसको अवेयर करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। हर किसी का परसेप्शन अमंग द ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। तो परसेप्शन ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, कोई इवेंट्स का एक्सपीरियंस है या रिलेशनशिप्स का यू कुड से एक्सपीरियंस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ से इंफॉर्मेशन निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो। सो इन परसेप्शन हर किसी की अवेयरनेस अलग हो सकती है। तो परसेप्शन हर किसी का अपना अवेयरनेस है जिसमें वो अवेयरनेस अबाउट एनी रॉ डेटा विच द पर्सन इज कंज्यूमिंग। सो व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल अवेयरनेस है, अपना इंडिविजुअल रिएक्शन है about any type of raw data, about any type of sensation जो उसके ब्रेन को मिल रही है। सो परसेप्शन इज सिंपली अवेयरनेस जो हर एक पर्सन की अलग होती है, अवेयरनेस अबाउट एनी सेंसेशन, अबाउट एनी थिंग जो एक पर्सन के दिमाग में मिल रही है। सो आई रिपीट, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन इज द अवेयरनेस, जस्ट अ मिनट, परसेप्शन इज द अवेयरनेस of an individual about any sensation which that person is receiving. So perception simply awareness है एक individual person की about कोई ऐसी sensation जो उसको मिल रही है। तो perception एक हर एक individual person का नज़रिया है about किसी भी चीज़ के प्रति। अब परसेप्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला परसेप्शन का प्रिंसिपल जो है जिसको एक्सप्लेन किया था, दे वर एक्सप्लेन बाय मैक्स साहब, दे वर एक्सप्लेन्ड बाय स्टीफन साहब, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने परसेप्शन को एक्सप्लेन किया था। परसेप्शन इज़ अ अवेयरनेस और इज़ द पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अबाउट एनी सेंसेशन, ठीक है। अब पहला जो प्रिंसिपल है परसेप्शन का, तुमसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन या व्हाट इज़ द
परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। सो दोनों ही एक हैं। पहला जो होता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? देखो, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, मान लो ये एक फिगर है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है कि ये फिगर है, ठीक है। इसमें ना ये बैकग्राउंड है और ये उस फिगर, उस बैकग्राउंड पे ये चीज़ इम्प्रिंटेड है। सो अब कुछ लोग इस फिगर को देख के कुछ कुछ चीज़ें परसीव कर सकते हैं कि ऐसा एक फ्रेम होगा जिस फ्रेम पर ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, ये हम ऐसे परसीव कर सकते हैं। वाइल देयर वुड बी सम अदर सॉर्ट ऑफ पीपल हु वुड से कि नहीं, इट वुड बी लाइक ऐसा होगा कि ये एक ऐसे फिगर्स बनाई होंगी और ये अलग से बैकग्राउंड होगा। मतलब वो इस बैकग्राउंड को एक अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इन फिगर को एक अलग शेप देंगे। वाइल कुछ लोग बोलेंगे कि एक सिंपल स्क्योर है जिसके ऊपर ये दो फिगर्स बनाई हैं। सो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का मतलब है जब आपके बैकग्राउंड और आपकी फिगर दोनों को ही डिफरेंट तरीके से परसीव किया जाए, दैट इज़ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। कि फिगर अलग समझी जा रही है, ग्राउंड अलग समझा जा रहा है। तो बेसिकली ये फिगर आपकी बुक में गिवन है, ये वाली, इसको कई तरीके से परसीव किया जा सकता है। ये एक अलग ट्रायंगल माना जाता है, ये एक अलग ट्रायंगल माना जा सकता है, उस हिसाब से बनाया जाता है। पर ये तभी हो पाया बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैकग्राउंड अलग था। जस्ट अ मिनट, हाँ, आप देखें तो ये जो था ये फिगर अलग थी और बैकग्राउंड अलग था। बैकग्राउंड की शेप वॉज डिफरेंट एंड जो उस पर फिगर इम्प्रिंटेड है उसकी शेप डिफरेंट है, इसलिए उसको अलग अलग ट्रीट किया गया। बट अगर मान लो बैकग्राउंड और फिगर दोनों की शेप सेम हो और दोनों इक्वली बैलेंस्ड हो तो उस केस पे हमारा ये वाला प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पे गिवन भी है एक लाइन कि समटाइम्स व्हेन, एग्जैक्टली है कहाँ पर है ये, समटाइम्स व्हेन equally balanced qualities are present in the parts, then this particular thing is not been treated। ठीक है, ये तभी हो पाता है अगर फिगर अलग है, ग्राउंड अलग है। तो एक होता है, तो यहाँ पर हर एक का परसेप्शन, हर एक का तरीका अलग है। ठीक है, कुछ का नज़रिया बैकग्राउंड पर जाएगा, कुछ का इन फेसेस पर जाएगा। दिस इज़ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। पर ये तभी हो पाया बिकॉज बैकग्राउंड अलग था और ये फिगर अलग थी। अगला जो हमारा परसेप्शन का होता है दैट इज़, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। यहीं से बता देते हैं पूरा, जस्ट अ मिनट। चलो, पहला हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप विच सिंपली सेज कि एक फिगर को उसके बैकग्राउंड के साथ रिलेशनशिप बनाकर परसीव किया जाता है। अब एक फिगर को उसके बैकग्राउंड के साथ रिलेशनशिप बनाकर हर इंसान अलग तरीके से परसीव कर सकता है। अगला जो तरीका होता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग सिंपली सीज कि आपके पास ना, इसको भी इधर से बताना पड़ेगा। ये देखिए, ये 4 एग्जाम्पल से हम ये पूरा चीज़ समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देखो, जैसे ये जो पहली फिगर है इसमें क्या है, आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये कुछ लाइंस गिवन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका ग्रुप बना रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला ग्रुप। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्लास में भी लेट्स सपोज 20 स्टूडेंट्स हैं। उन 20 स्टूडेंट्स को 5 के ग्रुप में 5 बनाकर 4 के ग्रुप में समझा जाएगा। दिस इज़ समथिंग ग्रुपिंग सेज कि कई बार हम कुछ चीज़ों को ग्रुप बनाकर परसीव करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर जो ये डायग्राम्स दी थी, यहाँ पर ये जो लाइंस गिवन थी इसमें ग्रुप बना लिए कि ये 2 की लाइंस, फिर ये 2 की लाइंस, फिर ये 2 की लाइंस। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाकर समझा। प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में क्या था कि फिगर और ग्राउंड के बीच में रिलेशनशिप निकाला एंड देन आपने उस इमेज को परसीव किया। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में क्या है, इफ़ यू हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, आप उनका ग्रुप बनाओ एंड देन उनको परसीव करो। ठीक है, अब ग्रुप बनाने वक्त आप इस तरीके से भी ग्रुप बना सकते हो कि आप बोलो ये दोनों पास हैं, ये दोनों पास हैं, ये दोनों पास हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी ला सकते हो। फिर ग्रुप आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि ये वाले जो शेप्स हैं ये सेम टाइप की है, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ला सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब ये सेकंड से समझेंगे। इसमें देखो, हम ग्रुप बना सकते थे, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये जो है यहाँ पे
ये है, हम ऐसे भी ग्रुप बना सकते थे कि ये इन दोनों का ग्रुप, ये इन दोनों का ग्रुप और ये इन दोनों का ग्रुप। पर यहाँ पर बनाया कैसे, यहाँ पर ऐसे बनाया कि ये सर्कल्स हैं तो सब सर्कल्स को एक साथ लगाया, ये स्क्योर्स हैं सब स्क्योर्स को एक साथ लाया, ये स्क्योर्स एक साथ लगाए, ये सर्कल्स एक साथ लगाए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है, अगर 4-5 चीज़ें खड़ी हैं तो दो दो को जो पास में उनको ग्रुप बनाकर देख लिया, मतलब ग्रुप बनाया इस हिसाब से कि जो पास में उनका एक ग्रुप, जो पास में उनका एक ग्रुप। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या है, जो ऑब्जेक्ट सेम तरीके के दिखते हैं उनका एक ग्रुप, जो ऑब्जेक्ट सेम तरीके दिखते हैं उनका एक ग्रुप। अगला होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई भी स्टिमुलस है ना, अब जैसे ये देखो देखो जैसे ये जो फिगर है हमारे सामने, ये वाली, ये इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे हमने ये एक कर्व लाइन बना दी है। सो ये एक फिगर थी, ये एक फिगर थी, हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, इनका एक ग्रुप बना लिया। तो बेसिकली जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है हमने उनको एज अ होल ट्रीट किया। बट सब बताओ, सबने इसको इस तरीके से परसीव किया कि ये एक कर्व लाइन है, उस कर्व लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है। किसी ने भी इसको ऐसे परसीव नहीं किया कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर ये एक सेमी सर्कल अलग से, ये सेमी सर्कल अलग से, ये सेमी सर्कल अलग से, और फिर उनको जोड़ दिया। किसी ने भी उसको ऐसे परसीव नहीं किया, सबने उसको ऐसे परसीव किया। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, किसी ने ऐसे परसीव नहीं किया कि ये है, उसके ऊपर ये सेमी सर्कल्स हैं और लेटर ऑन हमने ऐसे करके सेमी सर्कल्स को, लेट मी चेंज द कलर, अच्छा सॉरी यहाँ पे था, लेटर ऑन हमने ये सेमी सर्कल्स को जोड़ दिया। किसी ने ऐसे परसीव नहीं किया, सब ने ऐसे परसीव किया कि ये एक लाइन थी, उसके ऊपर दूसरी एक लाइन चली थी, मतलब ये एक कर्व लाइन एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन अलग ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन, ये सेमी सर्कल, फिर ये उनके जॉइनिंग पार्ट्स, ये ऐसे करके किसी ने इसको परसीव नहीं किया। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, कि आप चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, जो चीज़ें पास में होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हो, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो एक जैसे दिखते हैं उनको आप एक केस में जोड़ लेते हो, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। फिर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप बनाते हो, ठीक है। अगला प्रिंसिपल होता है ग्रुप बनाने का, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। मतलब कि जो, अब जैसे ये है ना, जैसे ये है, कोई भी इस सर्कल को ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये पार्ट नहीं करेगा। अब जैसे ये सर्कल था ही नहीं, मैंने फिर भी इसको सर्कल बोल दिया, मैंने बोला ये एक फिगर है जिसमें एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। हमारी आदत होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो एक इनकम्प्लीट पैटर्न बना रहा है, हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, और उसको एज अ कंप्लीट याद रखना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। फिर प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स की सिमेट्रिकल शेप होती है ना, उनको हम एक जैसे ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये, अगर मैंने ये एक रखा और ये एक रखा, ठीक है, और मैंने इसका ग्रुप बनाया, एक इसका और इसका ग्रुप, तो किसकी तरफ मेरा परसेप्शन, मैं किसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगी। मैं बोलूँगी ना यहाँ पे ये एक ब्रैकेट है, इसको तो मैं एक ब्रैकेट कंसीडर ही नहीं कर पाऊँगी, पर मैं इसको एक ब्रैकेट कंसीडर करूँगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री मतलब जिस ऑब्जेक्ट की शेप सिमेट्रिकल है ना, उसको आप एक ग्रुप में ट्रीट करोगे। आप कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे कि ये एक है और ये एक है, आप ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे। जो सेम सेम है आप उसका एक कॉम्बिनेशन बनाओगे। आई एम फॉर्मिंग वेरी बैड शेप, मान लो ये एक सेमी सर्कुलर है, ये एक सेमी सर्कुलर है, आप उसकी शेप बनाओगे। आप ऐसी शेप नहीं बनाओगे कि एक सेमी सर्कल है, आपने उसके साथ एक लाइन जोड़ दी। तो जो सिमेट्रिकल हैं, जो एक जैसे होंगे, आप उनका ग्रुप बनाओगे, ना कि जो एसिमेट्रिकल होंगे। दिस इज़ वॉट इट वॉज हियर इन कंप्लीट। सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। थोड़ा सा फ्लैटर कर रही थी, बट रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें जस्ट अ मिनट देखा कि एक हमने पढ़ा फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, जहाँ पर ग्राउंड और फिगर को एक अलग अलग करके ट्रीट किया जा रहा है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, कि हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप बनाया, जो ऑब्जेक्ट पास में थे उनको एक साथ लाया, उनका एक ग्रुप बनाया, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो ऑब्जेक्ट सेम तरह के थे उनका एक ग्रुप बनाया, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। फिर जो ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट थे उनको हमने कंप्लीट करके बनाया, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल थे उनको एक जगह जोड़ा, फिर जो ऑब्जेक्ट सिमिलर थे उनको एक साथ जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब हर किसी का नज़रिया अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बच्चा है और ये भी एक बच्चा है, ठीक है। ये ए बच्चा है और ये बी बच्चा है। ए बच्चे ने ना अपने, उसको क्वेश्चन आया पेपर में, डिफाइन परसेप्शन, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बी ने भी एक्सप्लेन किया है, बट ए ने ना अपने
प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी करी है, लाइक उसने बुलेट्स का यूज़ करा है, उसने कुछ कुछ डायग्राम्स इफ़ पॉसिबल यूज़ करा है, लेकिन बी ने ऐसे बहुत रफ वर्क कर दिया हुआ है। अब एग्जामिनर बिना पढ़े भी ना बी को हो सकता है कम नंबर दे दे, बिना पढ़े, बिकॉज वो बोलेगा कि अगर बी ने इतनी खिचड़ी मचाई है तो हो सकता है कि बी को आता ही नहीं है, तो उसने कुछ भी अपने कॉन्टेक्स्ट बना के परसीव कर लिया, जबकि बी ने भी सेम कंटेंट भरा है, बट इट्स जस्ट दैट बी की प्रेजेंटेशन वॉज वेरी बैड एज कम्पेयर टू ए की प्रेजेंटेशन। ए की प्रेजेंटेशन वॉज गुड, तो एग्जामिनर को लगा कि ए को आता है और बी को नहीं आता। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि आपने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन किसी को जज कर लिया और वो अपना कॉन्टेक्स्ट समझ कर उस हिसाब से नंबर दे दिया। तो आपने कुछ भी अवेयरनेस बना दी जस्ट बिकॉज आपने उस तरीके से उसको परसीव किया, आपका कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ के लिए वैसा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। देखो, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी क्या कहता है कि जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना कुछ स्टिमुलस की, वो डिपेंड करती है उस परसीवर की अडेप्शन पे। अब इसका क्या मतलब है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ना, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम बाहर हीट में होते हैं और हीट से अपने रूम्स में आते हैं, तो बाहर हीट में काफ़ी हाई लाइट होती है। हाई लाइट से जब हम लो लाइट पे आते हैं, तो उस केस में हमारे जो आईज़ में प्यूपिल होता है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। वो एक्सपैंड होना क्यों शुरू हो जाता है, बिकॉज़ बाहर जो होता है वो डिम लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कम रहे काफ़ी है, लेकिन अंदर लाइट डिम है तो ज़्यादा लाइट अंदर जा पाए, इसलिए वो एक्सपैंड हो पाता है। तो इधर प्यूपिल ने अपने आप को एक्सपैंड करा, प्यूपिल इज़ अ पार्ट ऑफ द आई, उसने अपने आप को एक्सपैंड करा सो दैट वो ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी को अपने अंदर ले पाए। सो यही तो है अडेप्टेबिलिटी। ऐसे ही मान लो हम बाहर है, बाहर बहुत गर्मी थी, अब हम अंदर आए हैं। लाइक एक ना कॉन्सेप्ट होता है गर्म सर्द का, यूजुअली हमारे घर पे होता है कि अगर हम बाहर गर्मी से आ रहे हैं एंड सडनली हम एसी वाले रूम में नहीं आएंगे, हम जब बाहर से अंदर आएंगे, सो वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन हम बिल्कुल अंदर एंटर करेंगे। सो दैट इज़ हम अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन अलग है कि आप डायरेक्टली गर्मी से सर्दी पे नहीं आ सकते। अगर आप बाहर बिल्कुल ब्राइट लाइट से आए हो तो आपको नॉर्मल लाइट के अंदर आना है, लेकिन आपको पहले बाहर वेट करना पड़ेगा, तो अपने आप को अडेप्ट करना है उसका क्योंकि सबका परसेप्शन अलग है। वहीं कुछ लोग आ जाते हैं, हर एक की बॉडी अलग होती है, तो बेसिकली कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करना, परसीव करना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। उसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारी अफेक्ट होती है जो कॉन्ट्रास्ट हम बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक शेप्स हैं, जस्ट अ मिनट, ये एक है, ये एक है। सबसे पहला ना बेसिकली इट्स समहाउ रिलेटेड टू टेंशन। आप देखो, ये सब स्टिमुलस की सेम शेप है और ये बाहर वाले सब स्टिमुलस की सेम शेप है, बट ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं विच इज़ ये डिफरेंट से सर्कल है, ये डिफरेंट से सर्कल है, तो सबसे पहले हमारा परसेप्शन इनकी तरफ जाएगा, हम इनको कंपेयर करेंगे अपने आप को। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब हमारा सबसे पहले नज़र इनमें नहीं गई, अंदर वाले में गई। सो अब हमारा अलग एक डिफरेंट, हम बोलेंगे एक फिगर ऐसी है जहाँ पर सारे इक्वल साइज़ के हैं बाहर की तरफ, और एक फिगर ऐसी है जहाँ पर अलग से बैठा हुआ है एक स्टिमुलस, और बी फिगर को हम देखकर बोलेंगे कि बाहर सारे छोटे छोटे, अंदर सारा बड़ा। तो हमने उसके लिए एक अलग कॉन्ट्रास्ट लाया, एक अलग कंपैरिजन लाया। दिस इज समहाउ रिगार्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सो जस्ट अ मिनट, समिंग इट अप, हमने इसमें बोला प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग कि ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप में बना देंगे एक साथ, ठीक है, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जाना, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी जाना, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जाना। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट, नज़रिया, आपका नज़रिया किसी चीज़ के लिए कुछ और हो सकता है और किसी का परसेप्शन उस चीज़ के लिए अलग हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, फिगर और ग्राउंड को एक अलग चीज़ की तरह देखना है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी की, सिचुएशन के हिसाब से जब अपने आप को एडजस्ट करते हो, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, तो क्योंकि आपका नज़रिया उस चीज़ के लिए अलग होती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट की, इसमें से दो स्टिमुलस के साइज़ वगैरह अलग थे, उस हिसाब से आपने उसको एडजस्ट कर दिया। अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, लेट्स गो टू दैट। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो फैक्टर हो सकता है कुछ पर्सनल इंटरेस्ट और माइंड साइट। हर, जैसे हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक टीचर को प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है कि प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए तभी मैं आंसर सबमिट करूँगा, तो हर किसी का माइंड सेट अलग होता है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। उसके अलावा कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके
परसेप्शन को उस तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, ठीक है, उसने जब फर्स्ट टाइम हॉर्स पे बैठा ना, तो उसने काऊ को पहले से देखा था, तो उसको समझ में ही नहीं आया कि वो हॉर्स है या काऊ है, बिकॉज उसके लिए हॉर्स पे बैठना एंड काऊ, बेसिकली हॉर्स की भी स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके पास भी 4 लेग्स जो भी है वो होती है, काऊ के पास भी है, एक लॉन्ग टेल होती है। तो उसके लिए उसने हॉर्स, वो एक बार हॉर्स पे बैठा तो उसके दिमाग में कि अच्छा, एक 4 टांगों वाला एनिमल है, उसके ऊपर बैठ सकते हैं और हम सवारी ले सकते हैं। तो ऐसे ही उसके दिमाग में आया कि काऊ के ऊपर भी सवारी ली जा सकती है, बिकॉज उसके दिमाग में था कि हॉर्स के ऊपर भी तो ली गई। उसने हॉर्स और काऊ में डिफरेंस ही नहीं लगाया, उसने क्योंकि मेमोरी में जिस तरीके से बनाई थी। अब ऐसे कोई बच्चा साइकिल और मोटरसाइकिल को सेम समझ सकता है, बाइक और साइकिल को, कि दो दो पहिए होते हैं, एक सीट होती है, आप बैठ सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन से। उसके अलावा हर किसी का ब्रेन अलग तरीके का होता है, लाइक किसी के ब्रेन में लोब्स जो होते हैं, राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स, तो किसी के ब्रेन में राइट लोब ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, किसी के ब्रेन में लेफ्ट लोब ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। यूजली ऐसे पजल्स भी आते हैं कि जिसके राइट ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, दे आर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। लेफ्ट वाले जो होते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। सो परसेप्शन डिपेंड करता है उस IQ लेवल पे। फिर हर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी की नीड्स अलग होती हैं, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं। सो दीज आर द परसेप्शंस के हर किसी के अपने फैक्टर्स। नेक्स्ट वी हैव एरर्स इन परसेप्शन, ठीक है, पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉज फॉर इन एक्यूरेट परसेप्शन, की अगर कोई गलत तरीके से किसी चीज़ को परसीव कर रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो रीज़न हो सकता है कि उसको इतनी गाइडेंस ही नहीं मिली है, लैक ऑफ गाइडेंस। फॉर एग्जांपल, जब आपको गाइडेंस ही नहीं है कि उस चीज़ को कैसे परसीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक नर्सिंग प्रोफेशन है, कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, बट कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल परसेप्शन। पर अब मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसको अब देखना है 12th के बाद वो कहाँ जाए। वो नर्सिंग में आना तो चाहता है, बट पीपल, उसको ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसके दिमाग में परसेप्शन डाला कि इट्स नॉट अ गुड प्रोफेशन, इट्स नॉट अ सेफ एंड इट्स ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो इस प्रोफेशन में आने के लिए उसने अपना एक प्री कंसीव नोशन बना लिया कि दिस एरिया इज़ नॉट गुड, तो उसका परसेप्शन ही चेंज हो गया। तो उसको सही गाइडेंस मिलती तो शायद उसको समझ में आता कि ये प्रोफेशन एक्चुअली में अच्छा है। उसके अलावा कुछ परसेप्शन आपका ख़राब होता है जब आपकी कोई फिगर है वो आपके ग्राउंड में मर्ज हो जाती है। बेसिकली हमने फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप पढ़ा था ना, तो अगर हमने बोला था कि वो वाला फैक्टर परसेप्शन का तब एप्लीकेबल नहीं है अगर फिगर और ग्राउंड सेम है, या इन शॉर्ट मान लो, हाँ, जैसे कि बुक का ब्लैक कलर है, ठीक है, अब मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक यूज़ करूँगी ना, अब ये तो दिख रहा है बिकॉज़ इसका मैंने ज़्यादा खोला हुआ है। अगर बिल्कुल छोटे साइज़ का होगा आपको शायद ना दिखे, या उसके ऊपर ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना, ये यहाँ पे मैं कुछ ब्लैक ब्लैक कर रही हूँ, आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज़ वो दोनों का जो बैकग्राउंड है और जो आप ऊपर यूज़ कर रहे हो उनका कलर सेम है, जिसकी वजह से आप परसीव ही नहीं कर पा रहे हो वो क्या है। तो यहाँ पे आपका परसेप्शन गलत हो गया बिकॉज़ जो आप लिख रहे हो वो आपके ग्राउंड के साथ ही मर्ज हो रहा है। तो गाइडेंस की कमी होना, आप जो लिख रहे हो वो ग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अटेंशन स्पेक्ट्रम एक्चुअली बहुत लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ों को गलत तरीके से परसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों में ऐसे हार्मोनल इशू होते हैं जिसकी वजह से वो अटेंशन स्पैन ही नहीं कर पाते कुछ चीज़ों पे, और वो फिर परसीव ही नहीं कर पाएंगे। अब वो अटेंशन क्यों उनकी पुअर, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो सकता है आसपास बहुत स्टिमुलस है। फॉर एग्जांपल, इसमें है ना, अब जैसे मैं इसमें बहुत लिखना शुरू कर दूँ तो आप एग्जैक्टली मैं किस पॉइंट पे बता रही हूँ आप वो समझ ही ना पाओगे। सो जब बहुत ज़्यादा इसलिए बोलते हैं एक चीज़ के वक्त एक ही चीज़ पे फोकस करो, ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करो। अगर आप ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करोगे यू विल गेट डिस्ट्रैक्ट एंड यू विल नॉट एबल टू फॉर्म अ गुड परसेप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। या फिर उसके अलावा इनएडिक्वेट स्टिमुलस, तो आपको वैसा स्टिमुलस ही ना मिल रहा हो जो चाहिए, जिसकी वजह से आपने कुछ गलत परसीव कर लिया। फिर हो सकता है किसी पर्सन को कोई डिफेक्ट है, उसका सेंस ऑर्गन ही ख़राब है जिसकी वजह से वो चीज़ों को परसीव ही नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को मायोपिया है जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है। तो दूर में लेट्स सपोज हॉर्स आ रहा है, उसको लगा कि कोई एनिमल है, पर वो कौन सा एनिमल है वो परसीव ही नहीं कर पाया बिकॉज उसको डिफेक्ट है। सो दिस वॉज कॉज फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन। नेक्स्ट इज एरर्स इन परसेप्शन। दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इल्यूजन, एक होता है हेल्यूसिनेशन। हम डेली टर्म्स में बहुत यूज़ करते हैं। इल्यूजन का सिंपल मतलब होता है
रॉन्ग परसेप्शन करना, कि किसी चीज़ को आपने गलत परसीव कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जिस पर्सन को मायोपिया है, मतलब जिन पर्सन की दूर की नज़र कमज़ोर है ना, तो कई बार ना दूर से कोई आ रहा होता है और हमें दिखता नहीं है ना? जिन पर्सन को मायोपिक आई होती है उन्हें वो दिखता ही नहीं है कि दूर से कौन आ रहा है। तो फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि यार तूने हमें देखकर भी इग्नोर कर दिया। बट ये इल्यूजन हो गया उस पर्सन के साथ, उसको पता ही नहीं था कि एक्चुअली वो पर्सन कौन आ रहा है। और ये इल्यूजन का रीज़न क्या है? उसका डिफेक्टिव सेंसरी ऑर्गन, जो जस्ट अब हम पढ़ के आए ना। इल्यूजन का रीज़न है ये डिफेक्टिव सेंसरी ऑर्गन, कि दूर से कोई पर्सन आ रहा था, हमें पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट। तो इल्यूजन सिंपली मतलब रॉन्ग परसेप्शन। व्हेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलस गोज रॉन्ग, हमें लगा दूर से कोई आ रहा है, लेकिन वो हमारा अननाउन पर्सन है, हम उसे नहीं जानते, लेकिन एक्चुअली में हम उसे जानते थे। तो वो चीज़ इल्यूजन होती है, कि हमने सोचा कुछ, हुआ कुछ, दैट इज़ इल्यूजन। अब इल्यूजन के रीजंस क्या होते हैं? देयर कुड बी मेनी रीजंस, कि हमारा कोई सेंस ऑर्गन डिफेक्टिव हो, ठीक है, या हम फोकस ही नहीं कर पाए उस पर्सन पे क्योंकि आसपास बहुत लोग आ रहे थे, टू मैनी स्टिमुलस एट वन टाइम। तो जो भी हमने कॉज पढ़े ना, ये वाले सारे ये जो हमने कॉज पढ़े, गाइड, ये सारे, ये सब इल्यूजन के रीजंस हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्यूसिनेशन ना, यूजुअली कोई अल्कोहल पी लेता है ना, तो अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, वो कुछ भी इमेजिन करता है, मतलब ख्याली पकाओ। हेल्यूसिनेशन इज सिंपली ख्याली पकाओ, कि आपको, और ये तो सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके परसेप्शन में एरर्स का। मतलब इसमें क्या होता है, आप प्रेजेंट में ना जीकर अपने ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो, दैट इज़ हेल्यूसिनेशन, कि इमेजिनरी परसेप्शन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, सामने से अल्कोहलिक पर्सन को कोई पिंक एलिफेंट दिख रहा है, दैट इज़ हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मेन रीज़न क्या है, कि आपके सेंसरी स्टिमुलस ही एब्सेंस हो गए हैं। और ये जो मेंटली इल पर्सन्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्यूसिनेटिंग प्रॉपर्टी दिखती है। इल्यूजन क्या था? कोई चीज़ आ रही है, आपने उसको गलत परसीव करा, दैट वाज इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन क्या है? जो चीज़ है ही नहीं, आपने उसको एग्जिस्ट करवा दिया, ठीक है। इल्यूजन क्या है? रॉन्ग परसेप्शन। हेल्यूसिनेशन क्या है? कि जो चीज़ है ही नहीं, आपने वो चीज़ बना दी। वॉज ऑल अबाउट परसेप्शन।